हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पिछला वीडियो जो है वो है मैनेजिंग सेफली के ऊपर था, और उसी का जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके पहले हमने मॉड्यूल 1 पढ़ा था, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, और अभी आज जो है हम मॉड्यूल 4 पढ़ेंगे, जिसमें मॉड्यूल 4 में अंडरस्टैंडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही मेन की लर्निंग पॉइंट रहेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मैनेजर होना चाहिए, या जो भी हम साइट पे सुपरविज़न दे रहे हैं जहाँ पे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस मॉड्यूल का की लर्निंग पॉइंट्स क्या है, क्या क्या सीखेंगे इस पूरे मॉड्यूल में। तो अंडरस्टैंडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसमें की लर्निंग पॉइंट्स है व्हाट डज द लॉ रिक्वायर यू टू डू। जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है आपके कंट्री में, वो आपको क्या करने के लिए कहता है उसके बारे में जानेंगे। हाउ डज लॉ वर्क, लॉ कैसे काम करता है, और व्हाट आर द की पार्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। एंड ऑल्सो यू नो मैनेजमेंट सिस्टम, HSE का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो किस तरह का होता है, और उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो ये पूरे मॉड्यूल में हम ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है व्हाट डज द लॉ रिक्वायर यू टू डू, लॉ जो है हमें क्या कहता है करने के लिए। तो फर्स्ट जो है, एज ए मैनेजर यू नो यू हैव हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट व्हाट इज देयर टू गाइड यू। हम किसी भी कंपनी में जब काम करते हैं तो हमारे ऊपर एक हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर आदमी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनके अंदर जो भी वर्कर, जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहा है वो पूरा सेफ़ हो, वर्क प्लेस सेफ़ हो, और हमारे अंदर जितने भी काम, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सारे लोग सेफ़ हो। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके वहाँ पे जो भी सुपरविज़न दे रहा है, जो भी वहाँ मैनेज कर रहा है, उसकी होती है। तो ये कौन गाइड करता है? तो ये गाइड करता है जो वहाँ का एग्जिस्टिंग लॉ है। वो कहता है कि अगर आप कहीं पे आपके अंदर काम हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, देन मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जॉब। तो द लॉ सेट्स द बाउंड्रीज विद इन विच कंपनीज मस्ट ऑपरेट। आप देखेंगे, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बहुत सारे फैक्ट्री एक्ट हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्ट हैं जिसके थ्रू जाना जाता है कि एम्प्लॉयर जो है रिस्पॉन्सिबल है अपने वर्कर का हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। बट अगर आप दूसरी कंट्री की बात करें, यूके या USA, वहाँ भी अलग अलग लॉ है। तो हम लोग मेनली यहाँ यूके में जानेंगे कि यूके में क्या क्या लॉ है। तो द लॉ अटेम्प्ट्स टू फेयर बाय रिक्वायरिंग यू टू रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनेबली फॉरसीएबल रिस्क। जो भी आपके वहाँ काफ़ी नज़दीक रिस्क है जो आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ टर्म जो यूज़ किया गया है रीजनेबली फॉरसीएबल, मतलब कि जो आपको दिख रहा है काफ़ी नज़दीक ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, उस चीज़ को जो है आपको तुरंत उसको जो है कहता है कि आपको उस चीज़ को रोकना है, उस चीज़ को ठीक करना है। तो जैसा कि आप एज ए मैनेजर यहाँ पे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि एक ट्रेलिंग केबल यहाँ पे है, और इस केबल में किसी का अगर पैर फंसेगा वो तुरंत गिर सकता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, इसके दिमाग में यही चल रहा है। तो इस चीज़ को तुरंत ठीक कराना चाहिए, क्योंकि ये जो रिस्क है ये बहुत ही नज़दीक है, तुरंत कुछ हो सकता है, हमें दिख रहा है। तो इसी को हम रीजनेबली फॉरसीएबल रिस्क बोलते हैं, और इसे तुरंत ठीक करने की आवश्यकता होती है। According to law, employers are not responsible for issues they can successfully argue as not reasonably foreseeable. According to law जो है, employer are not responsible for issues they can successfully argue as not reasonably foreseeable. There are three simple tests to determine whether a risk is reasonably foreseeable. अब जो है, जैसा कि एम्प्लॉयर बोल सकता है कि ये रिस्क जो है हमें पता नहीं था, रीजनेबली फोरसीएबल नहीं था, तो किस तरह से पता करेंगे कि ये जो है कौन सा रीजनेबली फोरसीएबल रिस्क है और कौन सा नहीं है।
तो अकॉर्डिंग टू कॉमन नॉलेज, जैसे कि आप देख रहे थे वो ट्रेलिंग केबल था, और ये एक कॉमन नॉलेज है कि कोई भी आदमी उसको देख के पता कर सकता है कि हाँ यहाँ पे कोई भी अगर आदमी इधर से जाए तो उसे जो है प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि उसे जो है चोट उसका पैर फंस सकता है और वो जो है गिर सकता है। तो ये कॉमन नॉलेज है कि देयर आर 3 सिंपल टेस्ट टू डिटरमाइन द वेदर द रिस्क इज रीजनेबली फोरसीएबल। उसके बाद जो है वो है आपका इंडस्ट्री नॉलेज, यानी कि हर इंडस्ट्री के अनुसार कुछ गाइडलाइन होते हैं, आप देखेंगे जैसे कि आपको 85 डेसिमल से ज़्यादा अगर साउंड है तो ईयर प्लग ईयर मफ यूज़ करना है। इस तरह के बहुत सारे गाइडलाइन हैं, तो उसके अनुसार भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा रीजनेबली फोरसीएबल रिस्क है वहाँ पे कि नहीं। उसके बाद थर्ड जो है एक्सपर्ट नॉलेज, आप जो भी एक्सपर्ट है एचएससी का वो आपको गाइड कर सकता है कि वहाँ पे कौन कौन सा वहाँ पे रिस्क है। तो इस तरह से जो है हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा रीजनली फोरसेबल रिस्क हमारे आसपास है और फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद एज ए मैनेजर यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस रीजनेबली फोरसेबल रिस्क एंड रिड्यूस रिस्क सो फॉर एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा रीजनेबली फोरसीएबल रिस्क आपके आसपास है। तो आपने पता किया कॉमन नॉलेज और इंडस्ट्रियल नॉलेज और एक्सपर्ट का नॉलेज तीनों यूज़ करके आपने पता किया, और उसके बाद जो है आप इस चीज़ को कंट्रोल मेजर, मैंने आपको पिछले वीडियो में कंट्रोल मेजर बताए थे, उसको अप्लाई करके उसका रिस्क जो है लो कर देना है जितना प्रैक्टिकल हो। ये नहीं बोल रहा हूँ, जैसा कि उसमें मैं बताया था कि पिछले वीडियो में कि जब भी हम अप्लाई करते हैं तो कॉस्ट भी देखते हैं कि कॉस्ट क्या आ रहा है, और कॉस्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर ज़्यादा कॉस्ट लगेगा तो कोई भी उस प्रिकॉशन नहीं लेगा, वो कंट्रोल मेजर अप्लाई नहीं करेगा। तो जितना प्रैक्टिकल हो उसको लो करिए, हाई रिस्क में तो कभी काम ही नहीं करना है, और फिर जो है हमें काम करना है। उसके बाद एज ए मैनेजर यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस रीजनेबली फोरसीएबल रिस्क एंड रिड्यूस रिस्क सो फॉर एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। जो है एज ए मैनेजर यू आर रिक्वायर्ड टू एसेस, आपको एसेस करना है कि कौन कौन सा वहाँ पे फोरसीएबल रिस्क है। आप इंस्पेक्शन करिए, विजिट करिए, देखिए, वहाँ पता करिए, नोट करिए, और उसके बाद उसको रिड्यूस करिए। कैसे रिड्यूस करेंगे तो मैंने इसका वीडियो तो बताया था पहले, और उसको जितना प्रैक्टिकल हो उसको डाउन करिए उसके रिस्क को। उसके बाद एज ए मैनेजर यू आर रिक्वायर्ड टू एसेस रीजनली फोरसीएबल रिस्क एंड रिड्यूस रिस्क सो फॉर एज प्रिडिकेबल। जैसे कि यहाँ पे कोई गिर सकता है तो अब इसको कैसे रिड्यूस करें इसके बारे में आप सोचेंगे, तो ये ट्रेलिंग केबल या तो हटा देंगे या ऊपर से कर देंगे। उसके बाद हाउ डज द लॉ वर्क पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हमें क्यों जो है लॉ क्या चाहता है। अब उसके बाद जो है हाउ डज द लॉ वर्क, तो लॉ जो है कैसे काम करता है, आइए इसके ऊपर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो ये व्यक्ति हैं, यहाँ पे किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो गया, इस कंपनी में कुछ इंसिडेंट हो गया और ये क्लोज हो गया, और ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि क्यों हुआ इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। उसके बाद जो है आप देखेंगे क्रिमिनल लॉ, यानी कि केस हो गया, कोर्ट मामला कोर्ट में चला गया और केस हो गया, तो वहाँ पे ये जज हैं, ये वकील हैं, और ये जो है जिनके ऊपर जुर्म है वहाँ पे इनकी जो है जजमेंट हुआ। और जजमेंट किस बेस पे होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। वहाँ पे जो भी गाइडलाइन दिए रहते हैं कि एक एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके बाद जो है उसको क्या क्या करना चाहिए था, जो मतलब कि जो उनकी ड्यूटी है उसके अनुसार वहाँ पे जज जो है फैसला करता है। और ये वहाँ पे जैसे मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क रेगुलेशन 1999, ये जो है आपका यूके का लॉ है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ जो है डिस्कस होता है, और होने के बाद फिर पता किया जाता है कौन उसके लिए दोषी है। और ये चीज़ है रिपोर्टिंग ऑफ इंजरी डिजीज एंड डेंजरस ऑकरेंस रेगुलेशन, कुछ भी अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको उसको रिपोर्ट करना है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तब भी आपके ऊपर कोर्ट केस चलेगा,
और दिज statutes are put in place by parliament in attempt to stop accident and injury before they happen। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं वो जनरली पार्लियामेंट में आप देखेंगे। मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पे डिस्कस होता है और लॉ बनता है और वो लॉ जो है इंडस्ट्री पे इन्फोर्स किया जाता है। तो पार्लियामेंट जो है वो एक सोर्स है जहाँ से लॉ बनता है और फिर उसको अप्लाई किया जाता है। The criminal law states must prove its case beyond reasonable doubt। In criminal law, the state must prove its case beyond the reasonable doubt। यानी कि जो भी प्रूफ करना होगा कि ये यहाँ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब होता है इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी तरह का सस्पिशन नहीं होना चाहिए कि किसने किया है। और उसके बाद जो है अगर ऐसा हो जाता है तो लाइकली आउटकम ऑफ द क्रिमिनल केस जो है उस आदमी को या तो फाइन होगा या इम्प्रिजनमेंट, तो या दोनों हो सकता है, जेल या आपको कंपनसेशन फाइन देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है एक्सीडेंट होने में आप जो भी इंज्योर्ड पार्टी है और ये मैनेजर हैं, ये दो होते हैं इसमें। जैसे कि सिविल लॉ, जो इंज्योर्ड पार्टी है, अब ये सिविल लॉ जाती है सिविल कोर्ट और वहाँ जाके कंपनसेशन की मांग करती है। और यहाँ पे ये सिविल लॉ है और यहाँ पे जब इनका केस चलता है तो पीपल इंज्योर्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ अदर और ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म। तो यहाँ पे जो है कंपनसेशन फॉर हार्म जो है यहाँ पे मिलता है। People injured by the negligence of other or breach of statutory duty can seek compensation for harm। यानी कि जो भी इंजर्ड पीपुल है वो कंपनसेशन ले सकते हैं अगर वो सिविल कोर्ट जाते हैं तो। टू बी सक्सेसफुल द क्लेम्ड मस्ट शो दैट, अगर आपको क्लेम लेना है तो आपको ये 3 पॉइंट शो करने पड़ेंगे वहाँ पे। फर्स्ट जो है द डिफेंडेंट और द क्लेमेंट ए ड्यूटी ऑफ केयर, यानी कि जिस पे आप दोष लगा रहे हैं उस पे ड्यूटी ऑफ केयर था कि नहीं, यानी कि वो आपका केयर करेगा कि नहीं। उसके बाद सेकेंड जो है द ड्यूटी ऑफ केयर वाज ब्रिज्ड, कैसे जो है वो ड्यूटी ऑफ केयर ब्रिज्ड किया गया, यानी कि उन्होंने नहीं आपकी देखभाल की या नहीं सही प्रिकॉशन लिया रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। द इंजुरी वाज कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर, यानी कि वो ड्यूटी ऑफ केयर के ब्रीच नहीं मानने के चलते जो है एक्सीडेंट हुआ। तो अगर ये आप क्लियर कर देते हैं वहाँ पे तो सक्सेसफुल होने के बाद आपको कंप्लेन जो है आपको कंपनसेशन जो है वो मिलेगा। उसके बाद इफ़ द एम्प्लॉय प्ले ए पार्ट इन द इंजुरी द क्लेम में बी रिड्यूस ड्यू टू कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, यानी कि अगर उसमें एम्प्लॉय का भी कुछ हाथ रहता है, सपोज सेफ्टी बेल्ट लगाने के लिए बोला गया नहीं लगाया और उससे चलते कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें उस वर्कर की भी नेग्लिजेंसी है, वहाँ पे उसने ध्यान नहीं दिया, जो बताया गया उस तरह का नहीं किया, तो यहाँ पे कंपनसेशन जो है वो कम हो जाएगा ड्यू टू कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। उसके बाद जो है हाउएवर इफ अदर एम्प्लॉय कॉज्ड द इंजुरी द एम्प्लॉयर में स्टिल बी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू विकेरियस लाइबिलिटी, यानी कि अगर जो है एम्प्लॉय के चलते भी कोई एक्सीडेंट हुआ है फिर भी जो है अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो एम्प्लॉयर के ऊपर ही आती है और एम्प्लॉयर ही अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कोई भी एक्सीडेंट हो तो उसे लेना पड़ता है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद इन सिविल लॉ द क्लेम्ड मस्ट प्रूव इट्स केस ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। A decision made by a judge is precedent, which means that the verdict of the case will apply to similar future case। यानी कि जो जज का जो फैसला आता है यहाँ पे वो
प्रेसिडेंट हो जाता है, यानी कि एक तरह के बोले तो मिसाल अगर हिंदी में बात करें तो हो जाता है कि अगर आगे फ्यूचर में इस तरह कोई भी इंसिडेंट होगा ना, तो इसका रेफरेंस दे के सेम जजमेंट आ जाएगा, तो ये बन जाता है। उसके बाद जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा कि दो तरह के लॉ हो गए हैं, एक क्रिमिनल और एक सिविल लॉ। द हु डज द कोर्ट केस फोकस्ड ऑन, तो कोर्ट केस में दो आदमी होते हैं, एक एक्यूज्ड यानी जिस पे आरोप लगा है, और सेकेंड पार्टी होती है इंज्योर्ड पार्टी, जो विक्टिम है यानी कि जो पीड़ित है, यानी कि जिसको चोट लगा है और जिसके चलते चोट लगा है, ये दो पर्सन जो हैं होते हैं। उसके बाद क्रिमिनल लॉ अप्लाई होता है जो एक्यूज्ड है यानी कि जिस पे दोष है। सिविल लॉ द इंज्योर्ड पार्टी पे, यानी कि जिसे चोट लगा है, जिसे कुछ नुकसान हुआ है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ लॉ? कॉमन लॉ, प्रेसिडेंट और स्टैट्यूट लॉ, यानी कॉमन लॉ जो है वहाँ पे जो चलता हुआ, या कॉमन लॉ प्रेसिडेंस जो है जैसे कि जो पहले कोर्ट में फैसला आ चुका है उस तरह का, और जिस तरह का वहाँ पे कुछ एक्ट है, कुछ रूल्स हैं, उसके अनुसार ये दोनों रेगुलेट होते हैं। क्रिमिनल लॉ जो होता है उसका स्टैट्यूट लॉ होता है, सिविल लॉ जो है उसका कॉमन लॉ या प्रेसिडेंस होता है। हु मेक्स दिस काइंड्स ऑफ लॉ? जज जो है वो लॉ बनाता है, जैसे वो प्रेसिडेंट बताया मैंने वो, और पार्लियामेंट में बनता है एक्ट, रूल्स जो भी है एक्ट बनता है वहाँ पे। हु मेक्स दिस काइंड्स ऑफ लॉ? क्रिमिनल लॉ पार्लियामेंट में, और सिविल लॉ जज के द्वारा। हु इनिशिएट्स लीगल प्रोसीडिंग्स? तो लीगल प्रोसीडिंग कौन स्टार्ट करेगा, कौन केस करेगा? तो जो वहाँ का HSC है, वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है HSC को लेके, जो HSC के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर, और वहाँ की जो भी लोकल अथॉरिटी है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग लोकल अथॉरिटी रहती है, या खुद एनीवन अफेक्टेड, जो उससे अफेक्टेड है वो जाके केस कर सकता है। सपोज किसी कंपनी में एक्सीडेंट हुआ तो उसके आसपास की पब्लिक को अगर नुकसान हो रहा है तो वो जा कोर्ट में जा सकती है, वहाँ के एम्प्लॉय कोर्ट में जा सकते हैं, यही तो विक्टिम है। तो HSC और हु इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग? क्रिमिनल लॉ जो है HSC और लीगल अथॉरिटी करेगा क्रिमिनल केस, और एनीवन जो अफेक्टेड रहेगा वो सिविल कोर्ट जाएगा, यानी कि सिविल लॉ के थ्रू। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ दिस केस? अगर ये केस होता है तो इसका क्या मिलेगा? कंपनसेशन पे आउट, कंपनसेशन मिलेगा किसको? जो इंजर्ड पार्टी है। फाइन एंड इम्प्रिजमेंट मिलेगा किसको? जो एक्यूज्ड है। सिविल लॉ के थ्रू कंपनसेशन पे आउट मिलेगा, और क्रिमिनल लॉ के थ्रू फाइन्स, पॉसिबल इम्प्रिजमेंट। ये हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रूविंग द केस? बर्डन ऑफ प्रूफ, कौन प्रूफ करेगा कि? तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो क्रिमिनल लॉ का रहेगा स्टेट के ऊपर, सब्जेक्ट टू हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ जो वहाँ के हैं, और सिविल लॉ में कंप्लेन जो क्लेमेट रहेगा, जो क्लेम करेगा उसको प्रूफ देना पड़ेगा। व्हाट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट? तो क्रिमिनल लॉ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इसमें तब तक जो प्रूफ मांगा जाएगा जब तक कि कोई सारा रीजन क्लियर नहीं हो जाता कि कौन दोषी है। जबकि सिविल लॉ में क्या होता है? ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पर कंपनसेशन हो जाएगा। नॉर्मली हाउ सुन मस्ट लीगल एक्शन स्टार्ट? कौन सा लीगल स्टार्ट कब होगा? ये यूके की बात हो रही है। हाउ सुन मस्ट लीगल एक्शन स्टार्ट? चूँकि ये यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है आयोस, इसीलिए इसमें सारे जो लॉस हैं, लॉ जो आप पढ़ रहे हैं
ये यूके बेस्ड है। तो क्रिमिनल लॉ जो है 6 मंथ फॉर समरी ऑफेंसेस बट कैन बी एक्सटेंडेड हो सकता है। सिविल लॉ है 3 years फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ हार्म बट कोर्ट में हैव डिस्क्रिशन टू एक्सटेंड भी हो सकता है ये। व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ द लॉ दैट अप्लाई? ये लॉ ड्यूटी ऑफ केयर। तो क्रिमिनल लॉ में हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क ETC एक्ट 1947 एंड एसोसिएट रेगुलेशन अप्लाई होगा, जबकि सिविल लॉ में ड्यूटी ऑफ केयर, निग्लिजेंस, ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी, हेल्प विथ इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉ कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अप्रोच्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस गाइडेंस डॉक्यूमेंट। हेल्प विथ इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉ कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, देखो जब भी आप यहाँ लॉ को रेफरेंस देंगे तो उसमें क्या क्या होगा, कोड ऑफ प्रैक्टिस होता है हर एक जगह पे, उस कोड ऑफ प्रैक्टिस को करेंगे। गाइडेंस डॉक्यूमेंट बहुत सारे पब्लिश होती है गवर्नमेंट के द्वारा। इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक गाइडेंस होता है जैसे कि IS कोड वगैरह है। इस तरह का जो भी है उसको जो है रेफर करके जजमेंट आते हैं। नाउ दैट यू हैव seen what could happen after a serious accident and what kinds of system do you need to put in place to prevent one। आपने ये देख चुका होगा कि किस तरह का अगर आप नहीं करते हैं, अगर किसी तरह का निग्लिजेंस होने से अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या क्या हो सकता है। कोर्ट केस हो सकता है, उसमें कौन कौन पार्टियां होती हैं। तो ये आपने देखा कि अगर एक्सीडेंट नहीं प्रिवेंट करने से क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा की लर्निंग पॉइंट था, व्हाट आर द की पार्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आइए जानते हैं। मोस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आर बेस्ड अराउंड द प्रिंसिपल, पहला प्लान, यानी कि प्लान में क्या रहेगा, पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। आजकल जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी के मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम हो, वो PDCA साइकिल पे बेस होता है। P, इसका D और C और ये A, तो ये PDCA साइकिल जो है इसके ऊपर बेस्ड हो रहा है। तो हर जो भी होगा इसके ऊपर ही रहेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इसके एलिमेंट हैं। तो प्लान में आता है पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, डू में इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑपरेटिंग, चेक में मेजरिंग परफॉर्मेंस, एक्ट में रिव्यू एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। द की बेनिफिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो कंप्लाई विथ लेजिस्लेशन रिक्वायरमेंट, एक तो लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रखना है, तो इसका भी कंप्लायंस होगा। हेल्प डिलीवर द पॉलिसी, जो भी आपका कमिटमेंट रहेगा हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके वो आप डिलीवर कर पाएंगे। इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एज, प्रोवाइड सिनर्जी विथ गुड बिजनेस मैनेजमेंट। तो आइए समझते हैं मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। सपोज हम फुटबॉल खेल रहे हैं और हमें इसका मेन एम क्या होता है, गोल करना। तो हम क्या क्या करते हैं, उसी प्रकार हेल्थ एंड सेफ्टी में हमारा 0 एक्सीडेंट अचीव करने का प्लान रहता है। तो हम कैसे करें, सपोज हमारा ये पॉलिसी है कि हमें 0 एक्सीडेंट अचीव करना है, तो उसको करने के लिए क्या क्या करते हैं। ये पॉलिसी इज़ योर कमिटमेंट टू कंप्लाई विद द लॉ एंड मीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉलिसी क्या होता है, आपका कमिटमेंट होता है, आप क्या करना चाहते हैं, आप कमिटमेंट करते हैं और उसके अनुसार जो है आप वहाँ पे प्रोसीजर बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके और उसको आप जो आप चाहते थे करना, आपका इंटेंशन क्या था, उसको आप फुलफिल करते हैं। लॉ एंड मीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये आप मान लेते हैं कि एक फुटबॉल, अगर इससे समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में, फुटबॉल खेल रहे हैं आप, तो आपका मेन एम क्या है, वहाँ पे आपका इंटेंशन है कि हमें गोल करना है। अब गोल करने के लिए उसी प्रकार अगर सेफ्टी में देखें तो आपका मेन इंटेंशन है 0 एक्सीडेंट की ओर बढ़ना। तो आइए दोनों को लेके, गेम को भी और इसको लेके समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग कैसे करेंगे, तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। जैसे हम अपना
फुटबॉल में भी अगर हमको गोल करना है तो हम अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, कौन कहाँ से खेलेगा, कैसे खेलेगा, कौन कितना दूर तक जाएगा, ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किया जाएगा। और रूल्स एंड रेगुलेशन सेट को हम प्लानिंग बोलते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व प्लानिंग फॉर हजार्ड्स, रिस्क, इमरजेंसी एंड रिस्पॉन्स। ये सब चीज़ों को हम प्लानिंग करेंगे, कैसे करेंगे। उसके बाद जो है हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज मतलब क्या, सबको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे, यानी कि देन ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंश्योर ईच वर्कर इज कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग देम। यानी कि सारे हमारे जो प्लेयर हैं, जो हमारे एम्प्लॉई हैं, अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर देखें तो हमारे जो भी एम्प्लॉई हैं उस चीज़ को वो कर पाएंगे कि नहीं वहाँ पे। तो हम इसके लिए जो है वहाँ पे उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लोगों पे जो कैपेबल हैं उस पर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। यानी कि जो भी प्लेयर हैं जो अच्छा मजबूत है उसको बैकी रखेंगे, ऐसे हर गोलकीपर रखेंगे। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग जो है फ्रंट में खेलने वाले के लिए अलग, जैसे जैसे जो भी प्लेयर रहेगा उसके अनुसार वहाँ पे उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होगी। और उसके बाद जो है देन ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंश्योर ईच वर्कर इज कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग देम। अब हमने सारे लोगों को कैपेबिलिटी के अनुसार हर जगह पूरे फील्ड में तैनात कर दिया। उसके बाद इम्प्लीमेंट योर पॉलिसी। अब हम खेलने की बारी आई हमारी, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमने जो रूल्स जो रेगुलेशन सेट किया खेलने का उसको अनुसार हम जो है खेलेंगे। यानी कि हम जो है सारे लोग जो नियम बताएंगे वो उसी नियम के अनुसार खेलेंगे। तो हम अब गेम स्टार्ट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट योर पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन बाय पुटिंग इट इनटू ऑपरेशन। तो अब स्टार्ट हुआ गेम। उसके बाद द ओनली वे यू कैन फाइंड आउट इफ़ यू प्लान आर वर्किंग इज़ टू मेजर परफॉर्मेंस। अब प्लान आपका सही काम कर रहा है कि नहीं ये कैसे मालूम चलेगा। अगर आप सही गोल अपने जो प्लानिंग किया, जो आपका इंटेंशन था स्टार्टिंग में कि वो गोल करना है, अगर गोल हो रहा है मतलब कि आपका प्लानिंग काम कर रहा है, अगर नहीं हो रहा है मतलब कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो है एक्यूरेट कैसे रिकॉर्ड मिलेगा इसका, तो फॉर एक्यूरेट रिकॉर्ड परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। यानी कि होम आपने इतना किया, अवे आप इतना है, यानी कि दोनों मेजर करना। जैसे अगर साइड की बात करें तो कितना एक्सीडेंट हुआ, कितने नियर मिस हुए, कितने आपको फर्स्ट एड इंजरी हुए, कितने जो है मेजर माइनर इंजरी हुए, उसके अनुसार जो है इफ़ यू फाइंड दैट एडजस्टमेंट आर नेसेसरी यू मे नीड टू रिव्यू एंड इम्प्रूव इट। अगर आपको लगता है कि नहीं इस आदमी को वहाँ न रख के अब यहाँ रखा जाए तो कि ये इस काम को नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो अगर हम इसमें इसको रिव्यू करें और फिर से इम्प्रूव करें तो फिर चांस बनता है कि हम जो है ज़्यादा का ज़्यादा गोल कर पाएंगे। अगर गेम की बात करें तो उसी प्रकार एक्सीडेंट को कम कर पाएंगे। तो इम्प्रूव एंड रिव्यू करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है तो ये हमारा हुआ। लेकिन अब आइए कुछ देखते हैं स्टैंडर्ड। जैसे ओसा 18001 के अनुसार इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो इस ओसास 18001 जो है काफ़ी पॉपुलर है, इसका सर्टिफिकेशन लोग लेते हैं, लेकिन आजकल ये 45001 हो गया है। बट आइए देखते हैं इसके की एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इसकी होती है, प्लानिंग होती है स्टेप, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन होता है, चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन होता है, उसके बाद मैनेजमेंट रिव्यू। ये भी एक साइकिल है जो कि पीडीए साइकिल बेस्ड है। इसके कुछ क्लॉज हैं, मैं ज़्यादा डिप में नहीं जाऊंगा। इसमें जो है आपने देखा जो मैंने आपको बताया कि उसमें क्या क्या होते हैं। वो पॉलिसी में क्या क्या होता है, पॉलिसी एंड लीडरशिप कमिटमेंट। हजार्ड प्लानिंग में क्या क्या होता है, हजार्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, इसका क्लोज है यानी कि 4.3.1 4.3। तो ये आप जब उसका डॉक्यूमेंट रेफर करेंगे तो यहाँ 4.3 में प्लानिंग के बारे में लिखा होगा। लीगल रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स, implementation and operation, organization roles and responsibility, training competency, communication, documentation, operational control, emergency preparedness and response। उसी प्रकार चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन में आएगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग, उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ कंप्लायंस, उसके बाद इंसिडेंट नोटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग, उसके बाद जो है कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड, ऑडिट, नॉन कन्फॉर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। ये क्लोज बाय आप देख रहे हैं। मैनेजमेंट रिव्यू में आएगा मैनेजमेंट रिव्यू, ये 4.6 में। उसी प्रकार ये एक PECHSSE मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, दूसरी वहाँ की जो कंपनी है उसके अनुसार देखते हैं। तो उसका भी होता है इस चीज़ में पॉलिसी, लीडरशिप, कमिटमेंट, सेम चीज़ लगभग जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग मैनेजमेंट हो सकते हैं।
बट जनरली जो स्टैंडर्ड है वो उसको आपको याद रखने की आवश्यकता है, जैसे कि ओसा है। और तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो जनरली रहेंगे आप देखें, पॉलिसी एंड लीडरशिप कमिटमेंट में जैसे ग्रुप HSE पॉलिसी रहेगा, उसके बाद स्मोकिंग पॉलिसी, सब्सटेंस एब्यूज पॉलिसी, ये सारे पॉलिसी बना के रखने पड़ेंगे। हजार्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी एंड प्रोसीजर कैसे बनाना है, हैजअप कैसे करना है, हैजिड कैसे करना है, और इनविड एंड QRA मेथोडोलॉजी, वेरियस रिस्क असेसमेंट कैसे करने हैं, गाइडेंस लाइन JSA रिस्क असेसमेंट वर्क शीट। उसके बाद जो है आप प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव एंड लीगल रिक्वायरमेंट में जो है वो है कॉरपोरेट HSE स्ट्रेटेजी मैनुअल, ऑब्जेक्टिव टारगेट एंड प्रोग्राम्स, HSE मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल, HSE प्लान, HSE कॉरपोरेट रोलिंग लुक अहेड प्लान, लीगल रिक्वायरमेंट्स। और इसमें जो है कॉरपोरेट HSE ऑर्गेनाइजेशन चार्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। किसमें ये आपको रहेगा ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ट्रेनिंग में जैसे आपको ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी प्लान, ट्रेनिंग मॉड्यूल, मटेरियल, इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेशनल अप्रोच में गाइडलाइन, वर्क इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर, इंस्पेक्शन, चेक शीट, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, बिहेवियर कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन, हजार्ड कम्युनिकेशन, हजार्ड बुलेटिन्स, न्यूज़ लेटर, मैगजीन्स, एम्प्लॉई फीडबैक, और गोल्डन रूल्स ऑफ सेफ्टी पोस्टर, क्राइसिस एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट में ये सब रहेगा। उसी प्रकार आप देख रहे हैं कि अलग अलग ये किस एलिमेंट्स को फुलफिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए दिया है। कंप्लायंस एश्योरेंस करेक्शन के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको आप देख पा रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके करिए। व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नीड टू अप्रिशिएट द की प्रोसीजर सो यू अंडरस्टैंड व्हाट टू एक्ट एंड व्हेन टू एक्ट। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करने के लिए आपको एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि मान अगर किस टाइम पे क्या करना है, तो इसे एक प्रोसीजर रहेगा तो अच्छा है, सबको पता रहेगा। रिड्यूस रीजनली फोर्सिबल रिस्क सो एज फॉर एज रीजनली प्रैक्टिकेबल एंड अडॉप्ट योर HSMS to specific needs of your organization to support sustainability, get everyone involved करें उसमें। और उसके बाद इसके की लर्निंग पॉइंट्स क्या थे पूरे मॉड्यूल का। व्हाट डज द लॉ रिक्वायर यू टू डू, हाउ डज द लॉ वर्क, व्हाट आर द की पार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हमने मॉड्यूल 1 जाना, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 कंप्लीट हुआ। उसका जो उसमें क्लोज वाइज थे, इसका मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आपको पूरे क्लोज वाइज क्लियर होंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और इसके बाद जो है नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स। तो हम लोग अगले सेशन में इसको देखेंगे कैसे कि हजार्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। उसके बाद है हमारा इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, और कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कैसे इन्वेस्टिगेट करें। उसके बाद मेजरिंग परफॉर्मेंस, और लास्ट में प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट। और ये टोटल मैनेजिंग सेफ्टी IOS का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।